नमस्कार मित्रों, एसके गुरु RJ18 यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंत में हम सम और विषम संख्या को लेकर चर्चा कर रहे थे। उन्हीं चर्चाओं को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान देना मित्रों, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। क्या नियम है? नियम यह है कि दो क्रमागत है हमारे पास में और दो कैसी संख्या हैं? विषम संख्या है। और इन विषम संख्याओं को क्या कर रहे हैं? इन विषम संख्याओं को जो वर्गों का अंतर है, ये वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। क्या बोला नियम? कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से क्या होगा? विभाजित होगा। बात करें हम एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 125 का स्क्वायर माइनस 123 का स्क्वायर हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा। तो मित्रों ध्यान देना, यहाँ 11 का स्क्वायर अपने पास में 121 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। जो भी रिजल्ट है वो हमारे पास में आया 40, और हमें पता है कि 40 में किसका भाग पूरा जाता है? 8 का भाग पूरा जाता है। तो मित्रों ध्यान देना, ये तो छोटा क्वेश्चन था, तो हमने क्या कर लिया? स्क्वायर करके अंतर करके उसमें भाग देकर चेक कर लिया। मित्रों ध्यान देना, ये हमारे पास में एक बड़ी संख्या है और यहां से अगर हम करेंगे तो हमें कुछ समय ज्यादा लगेगा। तो मित्रों आप लोग डायरेक्ट नियम को याद रखो कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के जो वर्गों का अंतर है वो हमेशा 8 से विभाजित होगा। अगर हम बात करें सम संख्याओं को लेकर, सम संख्याओं को लेकर, तो दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो हमेशा 4 से विभाजित होगा। क्या बताएं मित्रों? कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो हमेशा 4 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, हमसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि 98 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर किस संख्या से विभाजित होगा? 98 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर किस संख्या से विभाजित होगा? तो मित्रों आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि बात कर रहा है सम संख्याओं की, और क्रमागत दो सम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो हमेशा 4 से विभाजित होगा। ठीक है मित्रों, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। क्या बात कर रहे हैं? विषम संख्याओं के, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से, और दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लें, फिर चलते हैं हम आगे। देखो मित्रों, आगे अगला नियम है अपना कि हमें दे रखा है, मान लो दो क्रमागत, इस बार बात करें सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, और हमसे क्या पूछ ली? हमसे पूछ ली कि वो संख्याएं क्या हैं। हमसे संख्याएं पूछ ली। तो मित्रों ध्यान देना कि हमारे पास में इस बार जो नियम है वो क्या है कि दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमें दिया हुआ है, और उस योग से हमसे क्या पूछिए? संख्याएं पूछिए कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो मित्रों ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? जो भी हमें योग दे रखा है उसका हम आधा कर देंगे। जैसे ही हम योग का आधा करेंगे तो हमारे पास में कोई ना कोई परिणाम प्राप्त होगा, और उस परिणाम में से हम एक कम करेंगे तो हमारे पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। हमारे पास में क्या आएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का जब हम अंडररूट करेंगे तो हमारे पास में जो भी संख्या आएगी उस संख्या से हम एक कम कर देंगे और उस संख्या में एक ज्यादा जोड़ देंगे। यही हमारी क्या होंगी? वो दोनों संख्याएं होंगी। मित्रों ध्यान देना, चाहे बात करें वो सम संख्याओं को लेकर या चाहे बात करें वो विषम संख्याओं को लेकर, तो हम क्या करेंगे? योग की वो बात करेगा तो हम उसका आधा करके उसमें से एक कम करेंगे। एक कम करने के बाद में हमारे पास में जो भी संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का क्या करेंगे? हम अंडररूट कर लेंगे। अंडररूट करने वाले संख्या से या तो एक ज्यादा और या एक कम, दोनों ही वही संख्या होंगी जिनका हमें योग दे रखा है। तो मित्रों ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल से हमें दे रखा है दो सम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या दे रखा है? दो सम संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो हमें दे रखा है 340। तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी?
दो सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो मित्रों ध्यान देना, हम क्या करेंगे? योग का आधा करेंगे। योग का आधा का मतलब है हम 340 का आधा कर देंगे तो हमारे पास में आ गया 170। इसमें से जैसे ही हम एक कम करेंगे तो हमारे पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, और ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 169 है। पूर्ण वर्ग संख्या का हम क्या कर देंगे? अंडरूट निकाल देंगे। अंडरूट निकालने के बाद में हमारे पास में जो अंडरूट वाली वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई? 13। इससे हम क्या करेंगे? एक कम करेंगे और इससे एक ज्यादा करेंगे। जब इससे एक कम करेंगे तो हमारे पास में संख्या आएगी 12, और जब इससे हम एक ज्यादा करेंगे तो हमारे पास में आएगी संख्या 14। तो यही वो दोनों संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग कितना होता है? 340 होता है। तो मित्रों ध्यान देना, अगर हमसे डायरेक्ट संख्या पूछेगा और वो संख्या अगर हम ऑप्शंस में दी हुई है तो हम ऑप्शंस के बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन मान लो मित्रों यहां वो संख्या ना पूछकर हमसे उन संख्याओं का गुणनफल पूछ ले, या हमसे उन संख्याओं का योग पूछ ले, या हमसे उन संख्याओं का अंतर पूछ ले, तो इस विषय में हम ऑप्शंस का प्रयोग करके आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो मित्रों ध्यान देना कि जब भी आपको सम और विषम संख्याओं से कोई भी प्रश्न पूछा गया है और वो वर्गों के योग की बात कर रहा है, तो आप लोग योग का आधा करोगे। योग का आधा करने के बाद में उसमें से एक घटाओगे। एक घटाने के बाद में क्या करोगे? उसका अंडरूट कर दोगे। अंडरूट करने के बाद में जो भी परिणाम आपको प्राप्त होगा उससे या तो एक कम और या उससे एक ज्यादा, वही आपकी दोनों संख्याएं होंगी। एक एग्जांपल और लेते हैं विषम संख्याओं को लेकर। एक एग्जांपल और लेते हैं विषम संख्याओं को लेकर। तो मित्रों ध्यान देना कि दो क्रमागत, इस बार हमें जो संख्या दे रखी है वो कैसे संख्या है? विषम संख्या। और विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमें दे रखा है, और मित्रों वर्गों का योग कितना दे रखा है? 1154 दे रखा है। तो हमसे पूछे हैं कि वो संख्याओं का योग कितना होगा। हमसे क्या पूछा है? कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो मित्रों ध्यान देना, उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? 1154 का आधा करेंगे। तो 1154 का आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा मित्रों 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, और फिर एक बच गया, फिर 7 दूनी 14। तो इसका जो आधा है वो कितना हो गया? 577 हो गया। और 577 में से हम एक कम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया? 576 आ गया। और 576 का हम क्या कर देंगे? अंडरूट कर देंगे। तो 576 का जो अंडरूट है वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि इस 24 से या जो भी हमारे पास में अंडरूट करने के बाद में जो भी संख्या प्राप्त होगी उससे एक कम और उससे एक ज्यादा ही हमारी क्या होंगी? दोनों संख्याएं होंगी। तो इससे एक कम हमारे पास में एक संख्या आ गई 23, इससे एक ज्यादा हमारे पास में एक संख्या आ गई 25। और हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो मित्रों इन दोनों संख्याओं का योग अपने पास में कितना आ गया? इन दोनों संख्याओं का योग आ गया 48। तो हमने क्या पढ़ा मित्रों? हमने पढ़ा कि जब भी हमें सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग देगा तो वहां से हम संख्या किस प्रकार निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों नियम और इससे पहले जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर। तो मित्रों अगला नियम अपना क्या है? अगला नियम यह है कि दो सम या विषम, किसकी बात कर रहा है? इस बार भी बात कर रहा है सम और विषम की। और यहां सम और विषम के वर्गों का हमें इस बार क्या दे रखा है? वर्गों का अंतर दे रखा है। और वर्गों के अंतर से वो संख्या हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा नियम है। इस बार हमें क्या दे रखा है कि दो क्रमागत। मित्रों ध्यान देना कि जो संख्याएं हैं वो अपने पास में क्रमागत है। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का हमें क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। और उस अंतर से हम संख्याएं कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं कि दो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है। तो वे संख्याएं क्या हैं? तो मित्रों वे संख्याएं क्या हैं ये हमसे पूछा है। तो ध्यान देना कि सम की बात करें चाहे वो बात करें विषम की, दोनों को हम एक ही रूल से फॉलो करेंगे। सम की बात करें चाहे विषम की बात करें, लेकिन वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? वो संख्याएं क्रमगत होनी चाहिए और उनके वर्गों का अंतर हमें दिया हुआ होना चाहिए। तो
तो यहाँ वर्गों का अंतर कितना दे रखा है मित्रों, 52 दे रखा है। जब हमारे पास में वर्गों का योग दिया हुआ था तो हम क्या कर रहे थे, उस योग में हम 2 का भाग दे रहे थे। लेकिन जब वो बात करेगा अंतर की तो हम अंतर में क्या करेंगे, अंतर में मित्रों हम 4 का भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो अंतर हमें दे रखा है उसमें हम 4 का भाग देंगे। 4 के बाद में हमारे पास में क्या संख्या आ गई, 13, और 13 से हम 1 कम करेंगे और 13 में हम 1 जोड़ देंगे, वही हमारी मित्रों क्या होंगी, संख्या होगी। तो एक संख्या हमारे पास में क्या आ गई, 12, एक संख्या हमारे पास में क्या आ गई, 14। तो मित्रों एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें दे रखा है 52। तो हमसे पूछा है कि वो सम संख्याएं कौन सी हैं, वो दोनों सम संख्याएं कौन सी है। तो मित्रों ध्यान देना, जब भी आपको अंतर दिया हुआ होगा तो आप लोग क्या करोगे, अंतर में 4 का भाग दोगे। 4 का भाग देने पर जो भी आपको परिणाम प्राप्त होगा उससे 1 ज्यादा और उससे 1 कम, वही आपकी दोनों क्या होंगी, संख्याएं होंगी। तो हमारे पास में संख्या क्या आ गई, एक 14 आ गई और एक 12 आ गई। तो 14 के वर्ग और 12 के वर्ग का जो अंतर है वो कितना है, अपने पास में 52 है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं विषम संख्याओं को लेकर, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम विषम संख्याओं को लेकर। तो 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 72 है। 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है मित्रों, अंतर हमें दे रखा है 72। तो हमसे पूछे हैं कि वो संख्याएं कौन सी होंगी। तो मित्रों संख्याएं पूछे या संख्याओं का योग पूछे या संख्याओं का अंतर पूछे या संख्याओं का गुणनफल पूछे, अगर आपके पास में संख्याएं हैं तो आप लोग योग, अंतर, गुणनफल कुछ भी निकाल सकते हो। तो मित्रों ध्यान देना कि उनका हमें अंतर दिया हुआ है और हमसे क्या पूछी है, हमसे संख्या पूछी है। तो अंतर हमें 72 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। जैसे हमने 4 का भाग दिया, हमारे पास में क्या आ गई, हमारे पास में एक संख्या आ गई। संख्या क्या आई, 4 एकम 4 और 18 4 72। हमारे पास में एक संख्या आ गई 18। 18 से हमने 1 कम किया तो एक संख्या 17 आई। 18 से हमने 1 ज्यादा किया तो एक संख्या हमारे पास में 19 आई। तो वो दोनों संख्या हमारे पास में कौन सी हैं, एक विषम संख्या हमारे पास में 17 है, एक विषम संख्या हमारे पास में 19 है, जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 72 है। तो मित्रों अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि 2 लगातार, ध्यान से समझना मित्रों, कि 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा 2 सम या विषम संख्या, 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का वर्गों का हमें योग दे रखा है, तो हम वो संख्याएं कैसे निकालें, और 2 सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें दे रखा है, तो वो संख्या हम कैसे निकालें। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों यहां हम एक चर्चा और करते हैं प्राकृत संख्याओं को लेकर। प्राकृत संख्या मतलब गिनती वाली संख्या। तो मित्रों ध्यान देना कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के, सम या विषम कोई भी लो, 2 क्रमागत सम या विषम की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रमागत संख्याओं की बात कर रहे हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, सम और विषम की बात हमने की पीछे, अभी हम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल समझे मित्रों, एग्जाम्पल मान लो ये है कि 2 क्रमागत संख्या है हमारे पास में, एक संख्या मान लो हमारे पास में 9, एक संख्या मान लो हमारे पास में 8। ये 2 क्रमागत संख्या है। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग हो गया 81, इसका वर्ग हो गया 64। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर हमारे पास में कितना आया, 17। ये 17 इन दोनों संख्याओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मित्रों अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने ये बताया कि कोई भी 2 क्रमागत संख्या आपको दे रखी है और उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है, उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो उन्हीं संख्याओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये नियम भी आप लोग ध्यान रखोगे, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और क्वेश्चंस पहले पूछे हुए भी हैं। ये तो छोटी संख्या थी तो हमने कर लिया, अगर बड़ी संख्या आ गई तो एक समस्या हो सकती है।
चलते हैं आगे। उसके बाद में जैसे हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो मित्रों मैं आपको ये बताऊंगा कि नियम बनते कैसे हैं। डायरेक्ट रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको ये समझाऊंगा कि नियम बनते कैसे हैं। तो अभी तक हम विभाज्यता के नियम से थोड़े दूर हैं, अभी तक हम सम और विषम प्राकृत संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं। तो इसी दौरान हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों हम आते हैं किसी भी पहाड़े का योग। किसी भी पहाड़े का योग, किसी भी पहाड़े का योग कैसे निकालते हैं? तो मित्रों ध्यान से सुनना, किसी भी पहाड़े का योग हम निकालते हैं तो उसकी जो प्रथम संख्या है उसको हम 55 से गुणा करते हैं। उसको हम किससे गुणा करते हैं? 55 से गुणा करते हैं। जैसे मान लो हमें 2 के पहाड़े का योग निकालना है तो हम 2 को किससे गुणा कर देंगे? 55 से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2 के पहाड़े का योग आ जाएगा। अगर हमें 4 के पहाड़े का योग निकालना है तो 4 को किससे गुणा कर देंगे? 55 से। तो हमारे पास में 4 के पहाड़े का योग आ जाएगा। मित्रों ध्यान देना कि ये जो 55 है इसी से हम गुणा क्यों करते हैं? हम 55 से ही गुणा क्यों करते हैं? किसी और संख्या से गुणा नहीं करते, 55 से क्यों करते हैं? तो मित्रों ध्यान देना कि जो भी पहाड़े बनते हैं, जो भी पहाड़े बनते हैं वो हमारे इन 10 नंबरों से बनते हैं। जो भी पहाड़े बनते हैं वो हमारे इन 10 नंबरों से बनते हैं। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, इन 10 नंबरों को 2 से गुणा करूंगा तो वो 2 का पहाड़ा बन गया। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो वो 3 का पहाड़ा बन गया। अगर मैं इन्हीं नंबरों को 4 से गुणा करूंगा तो वो 4 का पहाड़ा बन गया। तो मित्रों ध्यान देना कि हम 55 से गुणा क्यों करते हैं। मित्रों इन संख्याओं का जो टोटल होता है वो टोटल अपना 55 होता है। इन संख्याओं का जो टोटल होता है वो क्या होता है? टोटल होता है वो 55 होता है। और हमें पता है कि पहाड़ा है वो इन्हीं संख्याओं से बनता है। तो इन्हीं संख्याओं से बनता है, इसका मतलब हम जो भी पहाड़ा बना रहे हैं, हम जो भी पहाड़ा बना रहे हैं और उसका हमें योग चाहिए तो उसे हम किससे गुणा कर देंगे? 55 से गुणा कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो आपने ये बात सीखी कि हम 55 से ही गुणा क्यों करते हैं। यहां मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस डायरेक्ट ना पूछकर आजकल क्वेश्चंस किस प्रकार पूछा जाता है। पहाड़ों से लेकर हमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि प्रथम या 1 से 5 तक, 1 से 5 तक के पहाड़ों का योग, 1 से 5 तक के पहाड़ों का योग या 1 से 10 तक के पहाड़ों का योग कितना होगा। तो मित्रों ध्यान से सुनना कि 1 से 5 तक की जो संख्याएं हैं इनका योग कितना होता है। 1 से 5 तक की संख्याएं हैं, इनका योग कितना होता है। तो 1 से 5 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। इन संख्याओं का योग हो जाएगा अपने पास में कितना? 15 हो जाएगा। इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो अगर हमें 1 से लेकर 5 तक के पहाड़ों का योग निकालना है तो पहले हम इन संख्याओं का योग कर लेंगे। योग करने के बाद में हम किससे गुणा कर देंगे? 55 से गुणा कर देंगे। अगर आपको अकेले पहाड़े का योग निकालना है तो 55 से गुणा कर दोगे। अगर आपको 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर 6 या 1 से लेकर 7 तक के पहाड़ों का योग निकालना है तो आप लोग मित्रों क्या करोगे? पहले उन संख्याओं को जोड़ लोगे और उसके बाद में आप 55 से गुणा कर दोगे। ठीक है मित्रों, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? तो चलते हैं मित्रों आगे विभाज्यता के नियम पर। चलते हैं मित्रों विभाज्यता के नियम को लेकर। तो ध्यान से समझना विभाज्यता का नियम। मित्रों ध्यान देना, हमारे पास में कोई संख्या है, ठीक है, हमारे पास में कोई संख्या है और उस संख्या है हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो हमारे पास में एक भागफल और एक हमारे पास में शेषफल प्राप्त होता है। तो ध्यान देना मित्रों, हम हमेशा भाज्य में भाजक का भाग देते हैं। हम हमेशा भाज्य में भाजक का भाग देते हैं और यहाँ जो हमारे पास में संख्या आती है उसे हम भागफल और यहाँ जो संख्या आती है उसे हम हमेशा शेषफल बोलते हैं। मित्रों ध्यान देना, शेषफल 0 से छोटा नहीं हो सकता। मित्रों ध्यान देना कि जो शेषफल है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। अगर वो 0 से छोटा नहीं हो सकता इसका मतलब है कि जो शेषफल है वो हमेशा
या तो शून्य होगा या धनात्मक होगा। शेषफल कभी भी मित्रों ऋणात्मक नहीं होता है। चाहे हम ऋणात्मक संख्या में किसी धनात्मक संख्या का भाग दे रहे हैं तो भी हमारे पास में शेषफल धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। एक एग्जांपल लेता हूं मित्रों, जैसे मान लो हम 39 में माइनस के 39 में 7 का भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास में शेषफल क्या बचेगा। माइनस के 39 में हम 7 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास में शेषफल क्या बचेगा। तो मित्रों ध्यान देना, हमारे पास में जो संख्या है वो माइनस का 39 है और हम इसमें 7 का भाग दें तो 7 5 35 होते हैं। 35 इससे छोटी है या बड़ी है? मित्रों आप मुझे एक बात बताना कि 35 इससे छोटी है या बड़ी है? तो मित्रों 35 इस संख्या से बड़ी संख्या है। हम भाग दे रहे हैं 7 का 6 टाइम, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो कितना है? 7 6 42 हो गए। 7 से कितने हो गए? 42 हो गए। और जब 42 हो गए तो हमारे पास में जो शेषफल बचा वो शेषफल कितना बचेगा? वो शेषफल बचेगा मित्रों 3 बचेगा। अगर आप लोग समझते हो कि सर हम 6 बार भाग ना देकर हम यहाँ 5 ही बार भाग देते हैं, तो 5 बार भाग दोगे तो आपके पास में 39 भाग दोगे 35, आपके पास में माइनस का 4 शेषफल बचेगा। और मित्रों ध्यान देना कि शेषफल माइनस का नहीं होता है, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आप लोग क्या करोगे, जिस संख्या का भाग दे रहे हो उसमें ये संख्या क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, तो आपके पास में जो शेषफल आएगा वो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, तो मित्रों शेषफल की बात करें तो शेषफल हमेशा धनात्मक होता है। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। चलते हैं आगे। तो मित्रों ध्यान देना, नियम की बात कर रहे थे अपन लोग, तो नियम में स्टार्ट करते हैं हम शून्य से। तो मित्रों ध्यान देना कि ये जो शून्य है ये सभी संख्याओं से विभाजित होता है। शून्य सभी संख्याओं से विभाजित होता है। शून्य है वो सभी संख्याओं से विभाजित होता है। शून्य में आप लोग 10 का भाग दोगे तो भी आपके पास में भाग जाएगा। शून्य में आप लोग 11 का भाग दोगे तो भी आपके पास में कोई ना कोई परिणाम प्राप्त होगा। तो शून्य है वो सभी संख्याओं से विभाजित होता है और विभाजित होने के बाद में जो परिणाम देगा वो भी आपके पास में शून्य ही होगा। लेकिन संख्या में अगर हम शून्य का भाग दें तो हमारे पास में जो परिणाम होगा वो अनंत प्राप्त होगा। और मित्रों एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोग शून्य में शून्य का भाग दोगे तो आपके पास में जो परिणाम आएगा वो अपरिभाषित आएगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित होगा। कई लोग ये समझते हैं कि अनंत और अपरिभाषित एक ही है। नहीं मित्रों, अनंत और अपरिभाषित एक बात नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग कैसे हैं? ये तो हमारे पास में अनंत एक फिक्स संख्या हो गई, लेकिन यहाँ हमारे पास में फिक्स संख्या नहीं होती है। शून्य में शून्य का भाग देंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ? अपरिभाषित हुआ। रिजल्ट आया वो क्या हुआ? एक अपरिभाषित संख्या होगी, क्योंकि अगर 1 को शून्य से गुणा करोगे तो भी शून्य आएगा, 2 को शून्य से गुणा करोगे तो भी शून्य आएगा, 3 को शून्य से गुणा करोगे तो भी शून्य आएगा। मित्रों यही तो होता है। जैसे मान लो कि 12 में हम 3 का भाग दें तो हमारे पास में जो भी परिणाम प्राप्त होगा उस परिणाम को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो हमारे पास में क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। यही तो होता है कि 12 में जैसे मैंने 3 का भाग दिया, मेरे पास में 4 आया, तो मैं 4 को जब 3 से गुणा करूंगा तो हमारे पास में क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या सीखा मित्रों कि 0/0 बराबर हमारे पास में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। क्यों? अगर हम 1 लेंगे तो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। अगर हम 2 लेंगे, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। अगर हम 3 लेंगे, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास में 0 ही आएगा। इसका मतलब जब 0 में आप लोग 0 का भाग दोगे तो आपके पास में एक अपरिभाषित संख्या प्राप्त होगी। अपरिभाषित का मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, हमारे पास में कोई भी नंबर हो सकता है। तो बढ़ते हैं मित्रों आगे। और एक बात यहाँ इसकी भी चर्चा कर लें,
यहाँ भी चर्चा कर लें कि शून्य में सभी संख्याओं का भाग जाता है। तो मित्रों ध्यान देना, शून्य में जब 10 का भाग दिया तो हमारे पास में क्या आया, शून्य आया। और मैंने क्या बताया, जो भी परिणाम प्राप्त होगा उससे आप लोग संख्या से गुणा करोगे तो आपके पास में ऊपर वाला परिणाम प्राप्त होना चाहिए। तो 10 को आप शून्य से गुणा करोगे तो शून्य आएगा, 11 को आप शून्य से गुणा करोगे तो भी आपके पास में मित्रों शून्य ही आएगा। चलते हैं आगे, एक के नियम की बात करते हैं। तो मित्रों एक का कोई ऐसा कुछ रोल नहीं है, एक सभी संख्याओं को क्या करता है, विभाजित करता है। सभी संख्याओं में एक का भाग जाता है, तो एक का नियम का कोई खास रोल नहीं है। अगर बात करें दो के नियम की, तो दो का नियम क्या कहता है, दो का नियम कहता है कि संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। उसी संख्या में किसका भाग जाएगा, दो का भाग जाएगा। कहने का मतलब दो का भाग उसी संख्या में जाएगा जब संख्या हमारे पास में क्या होगी, सम होगी। या हम बात करें अंतिम अंक की, उस संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। मित्रों बात करें हम 3 की, तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग, अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग कैसे, जैसे मान लो हमने एक संख्या ले ली 2, 4, 6, 8, 1, ये हमारे पास में एक संख्या है। तो हमसे पूछेगा कि दी गई संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो ध्यान देना मित्रों, हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। तो देखो 2, 4, 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गए, 12 और 8 20 हो गए, 20 और 1 कितने हो गए, 21। और हमें पता है 21 में 3 का भाग पूर्णतया जाता है। तो ये दो दी गई संख्या है, ये भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो मित्रों बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल की, जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है, उस पर चर्चा करते हैं। और 3 के नियम से आपसे किस प्रकार पूछा जाता है और किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मित्रों क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना। यदि संख्या 517 स्टार 324, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मित्रों आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है अपने पास में 517 स्टार 324 यदि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मित्रों हमने अभी अभी क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 3 का नियम ये कहता है कि अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। तो मित्रों ध्यान दें, यहाँ हम अंकों का योग करें तो 5 और 1 6 हो गया, 6 और 7 13 हो गए, 13 और 3 16 हो गए, 16 और 2 अपने पास में 18 हो गए, 18 और 4 कितने हो गए, 22 हो गए। 18 और मित्रों 4 कितने हो गए, 22 हो गए। और हमें पता है कि 22 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो 22 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 22 ही रहेगा, 22 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 23 बन जाएगा, 23 में भी नहीं जाएगा। तो 22 में हम कितना जोड़ें, 22 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और जब हमारे पास में 24 आ गया तो हमें पता है कि 24 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब इसमें जो आंसर होगा वो अपना कौन सा सही हो जाएगा, वो अपना सही हो जाएगा 2 नंबर, सॉरी आंसर अपना 3 नंबर सही हो जाएगा, जिसका रिजल्ट होगा 2। एक तो मित्रों आप लोग ऑप्शंस की सहायता से कर सकते हो। एक दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास में टोटल कितना आया था, हमारे पास में आया था टोटल 22। और जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो हमें पता है कि 3 7 होते हैं 21 और 3 8 कितने होते हैं 24। तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आया 2। इसका मतलब हमारे पास में जो कमी थी वो कमी किसकी थी, 2 की कमी थी। और 2 की कमी को पूरा करने के लिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट नियम की ओर। तो मित्रों 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम, 4 का नियम कहता है कि हमारे पास में जो भी कोई संख्या है उसके अंतिम 2 अंक, उसके क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। और यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी।
तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए समझे, जैसे मान लो हमारे पास में संख्या है 1924, एक संख्या हमारे पास में 1934, ये दो संख्या हमारे पास में है। तो मित्रों ध्यान देना कि 4 से इन दोनों में कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो यहां लिखा हमने 1924 और यहां लिखा 1934, तो हम लास्ट के दो संख्या या लास्ट के दो डिजिट उनसे जो बनी हुई संख्या है वो चेक करेंगे। तो यहां हमारे पास में संख्या 24 है, यहां हमारे पास में संख्या 34 है, और हमें पता है कि 24 में 4 का भाग जाता है लेकिन 34 में 4 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब जो 1924 है ये 4 से विभाजित होगी और 1934 है ये 4 से विभाजित नहीं होगी। तो मित्रों क्या करोगे, जब भी आपको 4 से विभाजिता का नियम देखना है तो आप लोग क्या करोगे, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट नियम की ओर। तो 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम मित्रों क्या कहता है कि जो संख्या है उसका इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है मित्रों, अब बातें करते हैं 6 के नियम की, और 6 के नियम से हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो मित्रों 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम कहता है कि 6 के जो फैक्टर हैं वो अपने पास में 2 और 3 है। 6 के फैक्टर क्या है, 6 का फैक्टर 2 और 3 है, क्योंकि 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। और 2 और 3 कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो 6 के फिर 2 फैक्टर अपने पास में 2 और 3, दोनों संख्या सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF हमारे पास में 1 होता है। तो 6 का नियम क्या कहता है कि वो संख्या जिसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है, 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, वो संख्या किससे विभाजित होगी मित्रों, वो संख्या 6 से विभाजित होगी, जिसमें 2 का भाग भी जाना चाहिए और उसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए। बात करते हैं मित्रों एक संख्या की, 324 की बात करते हैं मित्रों। तो ध्यान देना कि 324 में अंतिम अंक सम है, सम होने का मतलब उसमें 2 का भाग जाता है। फिर बात करें अंकों की योग की, तो 4 और 2 6 और 3 9, अंकों का योग कितना बन गया मित्रों, 9 बन गया। इसका मतलब इसमें 3 का भी भाग जाता है। तो इस संख्या में 2 का भी जा रहा है, इस संख्या में 3 का भी जा रहा है, तो इस संख्या में 6 का भाग भी क्या करेगा मित्रों, जाएगा। बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल की। तो मित्रों हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो आपकी स्क्रीन पर, क्या एग्जाम्पल है कि 44 56 4456, ये हमारे पास में कोई संख्या है। इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये 6 से क्या हो जाए, ये 6 से विभाजित हो जाए। इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये 6 से विभाजित हो जाए। मित्रों जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, आप जुड़े रहिए और बने रहिए SK गुरु RJ18 के साथ। तो 4 4 5 6, इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो 6 से विभाजित हो जाए। तो मित्रों हमारे पास में ऑप्शन है 1, हमारे पास में ऑप्शन है 2, एक ऑप्शन है 3 और एक ऑप्शन है 4। तो मित्रों ध्यान देना, जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास में विषम संख्या हो जाएगी, और हमें पता है कि विषम संख्या अगर अंतिम अंक विषम संख्या है तो उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें 1 और 3 ये तो अपने ऑप्शंस वैसे ही गलत हो गए। कैसे गलत हो गए मित्रों, जैसे मैं इसमें 1 जोड़ता हूं तो हमारे पास बन जाता है 44 57, और 44 57 का मतलब है कि अंतिम अंक क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गई। और विषम संख्या होने का मतलब कि 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो अपने 2 ऑप्शंस गलत हो गए, एक तो 1 और एक 3, ये तो बिल्कुल आंसर गलत हो गए। अब बात करते हैं हम 2 की और 4 की। तो जब इसमें हम मित्रों 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास में संख्या बन जाएगी 44 58, और जब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या बन जाएगी 44 60, ये हमारे पास संख्या बन जाएगी।
अब मित्रों ध्यान देना कि 6 और 4 10, 10 और 4 कितने हुए 14। इसका मतलब इसमें किसका भाग नहीं जाता, इसमें 3 का भाग नहीं जाता। अब इसकी बात करें तो देखो 4 और 4 8, 8 8 16, 16 और 5 कितने हो गए 21। इसका मतलब इस संख्या में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। और इसका अंतिम अंक क्या है, इसका अंतिम अंक सम है। इसका मतलब इसमें किसका भाग जाता है, 2 का भाग भी जाता है। तो इसमें क्या जोड़ें, इसमें हम अगर 2 जोड़ देते हैं तो इस संख्या में किस किस का भाग जाएगा, 2 का और 3 का दोनों का भाग जाएगा। और जिस संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। अब मित्रों 7 का नियम एक बार मैं नहीं ले रहा हूं, अब हम चलते हैं 8 के नियम पर। 7 के नियम की चर्चा करूंगा कि 7 का नियम बनता कैसे है। अब बात करेंगे 8 के नियम की। तो 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसके अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं, यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या बताए मित्रों कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल मान लो हमने ले लिया 1 2 3 5 1 2। तो अगर हम इसको चेक करें कि ये 8 से विभाजित होती है या नहीं होती है तो मित्रों हम क्या करेंगे, इसके अंतिम 3 अंक देखेंगे। और इसके अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनी है वो क्या है, 512 है। अगर इस 512 में 8 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो 51 हो गए, 51 में 8 का भाग देंगे, 8 6 48 और 8 चौक 32, इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मित्रों समझते हैं 8 के नियम को एक एग्जांपल से। एग्जांपल मित्रों क्या है, देखो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर कि यदि संख्या 9 1 8 7 6, 9 1 8 7 6, फिर दे रखा है हमें स्टार और फिर दे रखा है 2, 8 से विभाजित है तो हमसे पूछा है कि स्टार का मान क्या होगा। अब मित्रों जो ऑप्शंस है हमारे पास में 1 2 3 4, ये हमारे पास में ऑप्शंस है। तो हमें क्या पता है कि 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो अगर हम ऑप्शंस नंबर 1 का प्रयोग करें तो हमारे पास में संख्या बनती है 612। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 का प्रयोग करें तो हमारे पास में संख्या बनती है 622। अगर 3 का प्रयोग करें तो बनती है 632 और 4 का प्रयोग करें तो बनती है 642। तो मित्रों ध्यान देना, अगर हम 612 में भाग दें या हम 61 में भाग दें तो 61 में अगर हम 8 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और हमारे पास में जो शेषफल बचेगा वो 5, और 5 शेषफल बचते ही हमारे पास में जो संख्या बनेगी वो 52 बचेगी। और हमें पता है कि 52 में 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर हम नेक्स्ट संख्या की बात करें तो हमें पता है कि जब हम 62 में भाग देंगे 8 का तो हमारे पास में जहां यहाँ 61 के लिए हमारे पास में 5 शेषफल बचा था तो 62 के लिए हमारे पास में 6 शेषफल बचेगा और संख्या बनेगी 62, जिसमें भी 8 का भाग नहीं जाता है। अगर हम 63 की बात करें तो यहाँ शेषफल बचेगा हमारे पास में 7 और संख्या बनेगी 72। इसका मतलब 72 में 8 का भाग जाता है, 632 में 8 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो जो स्टार है उसका मान कितना होगा, 3 होगा। मित्रों आपको पूरी संख्या में या सारे ऑप्शंस में भाग दे देकर नहीं चेक करना है, आप लोग इजीली इस प्रकार चेक कर सकते हो कि आपने 61 में भाग दिया 5 बचे, 62 में भाग दोगे 6 शेष बचेगा, 63 में भाग दोगे 7 शेष बचेगा, 7 के बाद में आगे आपके पास में 2 है तो 72 में किसका भाग जाता है, 8 का भाग जाता है। बढ़ते हैं मित्रों 9 के नियम की ओर। हर एक नियम का मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और मित्रों ये भी बताएंगे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन से नियम ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बात करें मित्रों 9 के नियम की ओर, तो 9 का नियम और 3 का नियम दोनों सेम ही है। सेम होने का मतलब क्या है कि अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है, और यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी स्क्रीन पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है कि यदि संख्या 481 स्टार 673
9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी? तो स्टार की वैल्यू क्या होगी? और स्टार वो पूछा है कि छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो मित्रों जो ऑप्शन है वो आपके पास में 2, 5, 6 और 7 ये आपके पास में मित्रों ऑप्शन है। तो हमें क्या पता है कि नो के नियम के अकॉर्डिंग, नो का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? नो का भाग जाना चाहिए। तो मित्रों हम यहाँ क्या करते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं। तो 6 और 7 हो गए 10, 10 और 6 हो गए 16, 16 और 1 हो गए 17, 17 और 12 अपने पास में कितने हो गए? 17 और 12 हो गए 29। अब हमें पता है कि 9 3 27, 9 चौक 36, कहने का मतलब किस में भाग जाता है? 36 में भाग जाता है। हमारे पास में योग कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। तो 36 में से क्या घटा दोगे? 29 घटा दोगे। 29 घटाने पर आपके पास में क्या बचा? 7 बचा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने पास में क्या होगा मित्रों? 7 होगा। या तो आप लोग सारी संख्या को ऐसे जोड़ सकते हो या मित्रों आप 9 को हटाते जाओ, उस प्रकार भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें टोटल कितना चाहिए? हमें टोटल वो चाहिए कि 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने के लिए हमारे पास में टोटल कितना होना चाहिए? 9 के पहाड़े से कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। लेकिन इन संख्याओं का जो टोटल है वो कितना आया? 29 आया। और 29 में हम क्या जोड़ें कि 36 बन जाए? क्योंकि 29 के बाद में 36 में किसका भाग जाता है? 9 का भाग जाता है। तो 29 में हमने 7 जोड़ा तो हमारे पास में संख्या बन गई 36। 36 में किसका भाग जाता है मित्रों? 9 का भाग जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मित्रों कितना होगा? 7 होगा। अब मित्रों बात करते हैं 10 के नियम की। और आप सभी जानते हैं कि जब अंतिम अंक शून्य होगा तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। अब बढ़ते हैं मित्रों 11 के नियम की ओर। 11 के नियम की ओर बढ़ते हैं मित्रों। तो मित्रों 11 का नियम क्या कहता है कि कोई भी आपको संख्या दे रखी है, कोई भी मित्रों आपको संख्या दे रखी है। मान लो आपके पास में संख्या है 1 2 3 4 1, ये मान लो मित्रों आपके पास में संख्या है। कोई भी संख्या आपको दे रखी है तो मित्रों आप लोग क्या करोगे? पहले अंक को आप प्लस का मान लो, दूसरे अंक को माइनस का मान लो, तीसरे अंक को प्लस का मान लो, चौथे अंक को माइनस का मान लो, पांचवें अंक को आप प्लस का मान लो। इसी क्रम में आप लोग बढ़ते जाओ। पहले अंक को प्लस का मानो, ये जरूरी नहीं है कि पहले अंक को आप माइनस भी मान सकते हो। इस प्रकार आप लोग बढ़ते जाओ। फिर इसकी आप लोग क्या कर लोगे? कैलकुलेशन कर लोगे। कैलकुलेशन के दौरान यदि आपके पास में शून्य प्राप्त हुआ तो 11 से भाग जाएगा, क्योंकि शून्य में 11 का भाग जाता है। अगर कैलकुलेशन के दौरान शून्य प्राप्त हुआ तो 11 का भाग जाएगा। या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या, या क्या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आपको प्राप्त हो तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा मित्रों? उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। देखें तो प्लस का हमने 1 माना, माइनस का हमने 2, फिर 3, फिर हमारे पास में 4, फिर हमारे पास में आ गया 1। तो मित्रों ध्यान देना, 1 और 1 बन गया 2, 2 से 2 कट गया। यहां माइनस के 4 और यहां हमारे पास में 3 है। तो जो रिजल्ट आया वो माइनस का 1 आया। और हमें पता है कि माइनस का 1 11 से विभाजित नहीं होता है, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या मित्रों 11 से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जांपल की और बात करें तो जैसे ये हमारे पास में यह संख्या आ गई, ये मित्रों हमारे पास में एक संख्या आ गई। तो ध्यान देना कि पहला चिन्ह प्लस का, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो हमारे पास में टोटल कितना बन रहा है मित्रों? टोटल हमारे पास में 4 बन रहा है। और हमें पता है कि 4 में 11 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब यह संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। बढ़ते हैं मित्रों आगे। हमारे पास में मान लो संख्या है 1 2 1 2। ये मित्रों हमारे पास में एक संख्या है। तो ध्यान देना कि पहले संख्या हम प्लस मानेंगे, दूसरे को माइनस मानेंगे, फिर प्लस मानेंगे, फिर माइनस मानेंगे। तो यहाँ 1 और 1 बन गया 2, ये बन गया 2 और 2 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो मित्रों संख्या में भाग नहीं जाएगा। अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि जिसमें संख्या का भाग जाता है। तो मित्रों हमने संख्या ले ली 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ये 2 और 1 2 हमने और ले लिया। ये हमने संख्या ले ली मित्रों। तो यहां देखना, इस 2 को आपने प्लस का माना, इसको माइनस, इसको प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इसका मतलब सारी संख्या क्या हो गई?
कट गई और सारी संख्या कट गई मतलब 0 आ गया और हमें पता है कि 0 में किसका भाग जाता है, 11 का भाग जाता है, तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लो हमने संख्या ली 6, फिर यह संख्या हमने ले ली, तो मित्रों ध्यान देना कि यह जो संख्या है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास में परिणाम कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, बच गया क्या, 6 बच गया। और हमें पता है कि 6 में 11 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो बढ़ते हैं मित्रों एक क्वेश्चन की ओर जो 11 से विभाजित गए नियम पर आधारित है। और मित्रों आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मित्रों 9 1 2 7 5 9 1 2 7 5 स्टार 6 यदि 11 से विभाजित है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3, पहला ऑप्शन है 3, फिर दूसरा 2, फिर 1, फिर हमारे पास में ऑप्शंस में है 5। तो हमें स्टार की वैल्यू चाहिए। तो मित्रों ध्यान देना हमें क्या करना है, एक अंक को प्लस का दूसरे को माइनस का। तो प्लस के हो गए 9, माइनस हो गया 1, फिर प्लस के 2, फिर माइनस का 7, फिर प्लस के 5, फिर माइनस के स्टार, फिर प्लस के 6। अब प्लस वाली संख्याओं को टोटल कर लो तो प्लस वाली संख्या है 9, 2, 9 के बाद में 9 के बाद में 2, 2 के बाद में हमारे पास में 5 और 5 के बाद में 6। तो प्लस वाली संख्याओं का टोटल हो गया 9 2 11, 11 11 कितने हो गए 22। अब अगर माइनस वाली संख्याओं का टोटल करें तो हमारे पास होता -1, फिर है माइनस के 7, फिर माइनस का है स्टार। तो माइनस वाली संख्याओं का जो टोटल हुआ वो माइनस के कितने हो गए, 8 हो गए। माइनस के 8 हो गए और साथ में क्या आ गया अपने पास में, स्टार आ गया। माइनस के 8 हो गए और साथ में मित्रों क्या आ गया, स्टार आ गया। अब देखो मित्रों 22 में से जैसे हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास में परिणाम क्या प्राप्त होगा। 22 में से आप लोग क्या घटाओगे, 8 घटाओगे तो आपके पास में परिणाम क्या आएगा। अगर आप लोग 10 घटाते हो तो 12 आते हैं, आपको 8 घटाना तो परिणाम क्या आएगा मित्रों, परिणाम आ गया आपके पास में 14। अब ये जो स्टार था ये भी किसका है, माइनस का है। तो मित्रों 14 में से अगर हम 3 घटाते हैं, 14 में से 3 घटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 11 आता है। और हमें पता है कि 11 किससे विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है या इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा मित्रों, 3 होगा। तो 11 की विभाजिता नियम से आप लोग क्या कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। मित्रों एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ेंगे। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है और क्वेश्चन मित्रों क्या है, क्वेश्चन है 1y 3y 6, 1y 3y 6 यदि y यदि 11 से विभाजित है, यदि 11 से विभाजित है तो y का मान क्या होगा। यदि 11 से विभाजित है तो y का मान क्या होगा। तो मित्रों ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है अपने पास में। ऑप्शंस है मित्रों 5 6 7 8, ऑप्शंस है 5 6 7 8। 1y 3y 6 यदि 11 से विभाजित होता है तो y का मान क्या होगा। ऑप्शंस अपने पास में ही है। तो मित्रों ध्यान देना कि पहली संख्या प्लस, दूसरी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इसका मतलब हमारे पास में प्लस के कितने हो गए, 10 हो गए। प्लस के 10 हो गए, माइनस के कितने हो गए, 2y। प्लस के 10 हो गए, माइनस के क्या हो गए अपने पास में, 2y। तो मित्रों ध्यान देना अगर मैं 2 को 5 से गुणा करता हूं तो हमारे पास में क्या आता है, 10 आता है। और 10 में से मैं 10 घटाता हूं तो मेरे पास में क्या आया, 0। और हमें पता है कि 0 किससे विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है। तो अगर मैंने y की जगह 5 रख दिया तो 2 गुणा 5 कितने हो गए, 10। 10 में से 10 घटाएंगे क्या आ गया, 0। 0 आने पर हमें क्या पता चल जाएगा कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हमने क्या रखा, हमने मित्रों 5 रखा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मित्रों 5 हो जाएगा। अब मित्रों मैं आपको बताता हूं कि जो नियम्स हैं कि जो नियम है 7 के 11 का हमने पढ़ लिया। जो नियम है 7 13 17 23 29 ये नियम मित्रों बनते कैसे हैं। इन नियमों को लेकर हमारे पास में क्या होता है,
कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नियम किस प्रकार बनते हैं। तो पहले बात करते हैं हम 13 का नियम कि 13 का नियम किसे बनता है। तो मित्रों ध्यान देना, 13 के नियम में से क्या करोगे, जो आपके पास में अंतिम संख्या है उसके साथ में आप लोग कोई ना कोई वैल्यू मान लो। इसको आप इस प्रकार लिखो 3a + 1। ये जहां a है ये एक अतिरिक्त पद है। ज्यादा मित्रों डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत इजीली तरीके से समझ जाओगे। हमने क्या रखा, a रखा, ठीक है ना। अब देखो मित्रों, 3 की जगह एक की जगह मैंने 1 रखा, 3 एकम 3 और 1 कितना हुआ 4। क्या 4 में 13 का भाग जाता है मित्रों? नहीं जाता है। 2 रखने पर 7 हुआ, नहीं जाता है। 3 रखने पर 10 हुआ, नहीं जाता है। 4 रखने पर 13 हुआ, बिल्कुल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक का अगर मान मैं 4 लेता हूं, एक का मान मैं क्या लेता हूं मित्रों, 4 लेता हूं, तो क्या होता है कि वो संख्या 13 से विभाजित हो जाती है। अगर एक का नियम में मान मैं 4 लेता हूं तो वो संख्या क्या होती है, 13 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब 13 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम अंक, हमने अंतिम अंक को 4 से गुणा किया, हमने क्या किया, अंतिम अंक को 4 से गुणा किया। हमारे पास में ये संख्या थी, हमने अंतिम अंक को किससे गुणा किया, हमने अंतिम अंक को 4 से गुणा किया। 4 से गुणा करने के बाद में हमने क्या किया, 1 में जोड़ दिया। 1 में जोड़ दिया तो वो संख्या किससे विभाजित हो गई, 13 से विभाजित हो गई। तो मित्रों 13 का नियम क्या कहता है कि अंतिम संख्या को 4 से गुणा करके शेष अंकों की संख्या में यदि हम जोड़ते हैं तो परिणाम अगर 13 से विभाजित होता है तो वो संख्या 13 से विभाजित होगी। क्या समझे मित्रों कि अंतिम संख्या को, जो अंतिम संख्या क्या है 3 है, इस 3 को हमने किससे गुणा किया, 4 से, तो बन गया 12। 12 में हमने 1 जोड़ा तो क्या बन गया 13, और हमें पता है 13 13 से विभाजित होता है। तो 13 का नियम मित्रों कैसे बनता है ये आपने समझा होगा। चलते हैं मित्रों 17 के नियम की तरफ। तो 17 का नियम क्या कहता है कि जो अंतिम अंक है, ये जो अंतिम अंक है इसे हम किसी न किसी संख्या से गुणा करें। तो मैंने मान लो 17 को मैंने 2 से गुणा किया तो 7 को मैंने 2 से गुणा किया तो 14 हो गया, और 14 में मैंने 1 जोड़ा तो 15 बना, और 14 में से मैंने मान लो 1 घटाया तो मेरे पास में 13 बना। कोई सिस्टम काम नहीं किया। जैसे मैंने 7 को मैंने गुणा किया 5 से, 7 को मैं 5 से गुणा करता हूं, मेरे पास में क्या बने 35 बने, और अगर इस 35 में से मैं 1 कम कर देता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट आया 34, और 34 में किसका भाग जाता है, 17 का भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम अंक को 5 से गुणा करके, 5 से गुणा करके क्या करोगे, घटा दोगे। 17 का नियम कैसे बना कि अंतिम अंक को 5 से गुणा करके क्या करोगे मित्रों, घटा दोगे। शेष अंकों की संख्या में से क्या करोगे, घटा दोगे। तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 17 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अपने पास में मान लो 17 × 51 होता है, तो अंतिम संख्या को, ये जो 5 है, ये जो 1 है, इस संख्या को हम 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने के बाद में हमारे पास में रिजल्ट क्या बचा, 0। और हमें पता है मित्रों 0 सभी संख्याओं से क्या होता है, विभाजित होता है। एक एग्जाम्पल और समझे, जैसे 17 × 4 कितने होते हैं मित्रों, 17 × 4 होते हैं 68। अंतिम संख्या क्या है अपने पास में, 8 है। 8 को हम 5 से गुणा करते हैं तो क्या आया, 40। और अगर मैं 36 में से 40 घटाता हूं तो क्या बचेगा, 34 बचेगा। और हमें पता है 34 में किसका भाग जाता है, 17 का भाग जाता है। तो मित्रों नियम किस प्रकार बनते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं मित्रों 7 के नियम की। 7 के नियम में हमारे पास में सिर्फ एक ही संख्या है, तो 7 के नियम को हम 14 के नियम का प्रयोग करके ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब मित्रों ध्यान देना, अंतिम संख्या को हम गुणा करें किसी न किसी संख्या से। 4 को मैंने 1 से गुणा किया, 4 और 1 5 हो गया। 4 को मैंने 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 हो गए, और 8 और 1 9 हो गया। लेकिन अगर मैं 4 को -2 से गुणा करता हूं, 4 को किससे गुणा करता हूं मैं, -2 से, तो ये मित्रों बन गया अपने पास में -8। और -8 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट आता है -7, और -7 से 7 विभाजित हो रहा है। तो मैंने मित्रों क्या किया, इस बार घटाया है। और घटाया क्या है, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करके मैंने क्या किया, घटाया है। घटाया क्यों है, क्योंकि माइनस का चिन्ह हो रहा है।
तो 7 का नियम क्या कहता है कि अंतिम संख्या को अगर आप लोग 2 से गुणा करके घटाओगे, अगर आप 2 से गुणा करके घटाओगे तो परिणाम अगर 0 प्राप्त हो या 7 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरी संख्या 7 से क्या होगी मित्रों, विभाजित होगी। अब बढ़ते हैं मित्रों 23 के नियम, 29 के नियम। इन नियमों पर आप लोग चर्चा कर सकते हो, क्या आप लोग यहां से कोई ना कोई नियम बना सकते हो। मित्रों ध्यान में यह रखना है कि हमें अंतिम संख्या को किसी न किसी संख्या से गुणा करके आगे बढ़ते रहना है। तो मित्रों बात करें 23 की, एक नियम और बता देता हूं 23 का। अगर मैं 3 को किसी न किसी संख्या से गुणा करता हूं तो 3 7 कितने हो गए, 21 हो गए, और 21 में मैंने क्या जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए। तो कहने का मतलब है 23 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक को किससे गुणा करो, 7 से गुणा करो और जोड़ दो। 23 का नियम क्या कहता है कि अंतिम संख्या को किससे गुणा करो, 7 से गुणा करो और जोड़ दो। तो क्या होगा, वो संख्या 23 से क्या होगी, विभाजित होनी चाहिए। बढ़ते हैं मित्रों आगे एक एग्जाम्पल की तरफ। देखो मित्रों क्वेश्चंस परीक्षा में पूछा हुआ है और क्वेश्चंस क्या है आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो कि 1829 एक संख्या दे रखी है हमें 1829 और हमसे पूछा है कि 1829 का वह निकटतम संख्या ज्ञात की है जिसमें 12 से पूरी पूरी कट जाए, और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 1833, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1824, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 1830 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1823। हमसे इसके निकटतम कोई संख्या पूछी है और वो किससे कटनी चाहिए, 12 से कटना चाहिए। तो मित्रों ध्यान देना कि 12 के जैसे आप फैक्टर करोगे आपके पास में आएगा 4 और 3। 4 और 3 दोनों का मैसा कितना है, दोनों का मैसा हमारे पास में 1 है। तो ये दोनों संख्या कैसी है, सहभाज्य संख्या है। और मित्रों ध्यान देना जहां सहभाज्य संख्या का जिक्र होगा तो हमारा नियम क्या बनेगा, अगर 4 से कोई संख्या विभाजित होती है और वही संख्या 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या 12 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो चेक करते हैं मित्रों कि इन चारों संख्याओं में 4 का और 3 का भाग कौन सी संख्या में जाता है। तो मित्रों 4 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शंस भी कट जाएगा, ये ऑप्शंस भी कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सम संख्या हमारे पास में 4 सम संख्या है और ये दोनों कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बात करें मित्रों 4 की, 4 का नियम और क्या कहता है, 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का भाग जाना चाहिए। तो मित्रों ध्यान देना कि 30 में 4 का भाग नहीं जाता है और 24 में किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये ऑप्शंस भी कट गया। यहाँ 24 में 4 का भाग जाता है और देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 में 3 का भाग भी जाता है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 1824 करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं मित्रों एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संख्या। हमें एक संख्या दे रखी है और वो संख्या क्या है, संख्या आप लोग चेक कर सकते हो 4 2 5 7 3 स्टार। ये हमारे पास में एक संख्या है और कहता है कि ये 72 से पूर्णतया क्या है, विभाजित है। तो हमसे पूछा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 4 5 6 और 7, ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मित्रों ध्यान देना कि जब 72 के आप लोग फैक्टर करोगे तो आपके पास में एक आएगा 8 और एक आएगा 9। ये दोनों एक सहभाज्य संख्या है, इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। इसका मतलब यदि इस संख्या में 8 और 9 दोनों का भाग जाता है तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा मित्रों, 72 का भाग जाएगा। तो देखो 5 इसमें नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास में एक संख्या क्या है, सम है 8 है, 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 8 है। यहां अगर विषम हो गया तो उस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों अंकों की योग की। तो ये देखो 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 7 कितने हो गए
9 और 7 16, 16 और 3 कितने हो गए 19। 19 में अगर हम 4 जोड़ें तो हमारे पास में बनते हैं 23, ठीक है ना। 19 में अगर हम 4 जोड़ें तो हमारे पास में क्या बनते हैं 23। 1 मिनट मित्रों, 4 2 5 7 3 में 72 जाता है तो न्यूनतम संख्या 4 5 6 7। एक बार फिर टोटल करते हैं, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 7 बन गए 18, 18 और 3 हो गए मित्रों 21 हो गए। मित्रों कितने हो गए 21 हो गए। अगर 21 में हम 4 जोड़ें तो हमारे पास बनता है 25, और हमें पता है कि 25 में 9 का भाग नहीं जाता। और अगर 21 में हम 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है 27। इसका मतलब 27 में किसका भाग जाता है 9 का भाग जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर अपना सी है या ऑप्शन नंबर 3 है, ये मित्रों करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं फिर आपको ये समझाता हूं क्वेश्चंस कि हमने इसका आंसर कैसे निकाला। तो मित्रों हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमारे पास में विभाज्यता के नियम से कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाइए। ऑप्शंस पे कैसे, देखो 72 के हमने फैक्टर किए तो 9 और 8 है। और मित्रों हमें पता है कि 8 से विभाजित कब होगी, जब हमारे पास में अंतिम अंक सम तो होना ही होना चाहिए और अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या में 8 का भाग जाना चाहिए। यही नियम है। अब देखो अगर हम अंतिम अंक को 5 लिख देंगे और 7 लिख देंगे, ये तो विषम हो गई, तो ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल कट गए। ये दो ऑप्शंस तो क्या हो गए, बिल्कुल कट गए। फिर ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल पास पास हैं, और बिल्कुल पास पास है तो हमने क्या किया, टोटल करके देख लिया, क्योंकि 9 भी तो है ना साथ में। टोटल करके देख लिया तो इनका टोटल हुआ 21। 21 में 4 जोड़ने पर तो मित्रों 25 हुआ, और 25 में 9 का भाग नहीं जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, अपना ऑप्शन नंबर 3 नंबर वाला बच गया, जो अपना करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखो आपकी स्क्रीन पर, और आप आंसर बताने का प्रयास करना। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। 99 से विभाजित पूछ रहा है, और मित्रों हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले ऑप्शंस में संख्या है 11 43 45। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास में जो संख्या है वो है 91 34 64। मित्रों तीसरे ऑप्शन में हमारे पास में संख्या है 35 72 404। और मित्रों चौथे ऑप्शन में हमारे पास में संख्या है 13 57 92। ये हमारे पास में कितनी संख्या है, ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, और हमसे पूछा 99 से विभाजित। 99 का मतलब मित्रों हो गया 11 और 9 से विभाजित। कि इनमें से कौन सी संख्या है वो 11 और 9 से विभाजित होती है। तो मित्रों 11 और 9 के नियम में से 9 का नियम थोड़ा इजी नियम है, तो हम पहले 9 के नियम का प्रयोग कर लें। तो मित्रों ध्यान देना कि 9 आ गया, 7 और 2 9 हो गए, 5 और 3 8 और 1 9 हो गए, मतलब इस संख्या में 9 का भाग जाता है। ठीक है, इसकी बात करें तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 8 हो गए अपने पास में 18, 18 और 7 कितने हो गए मित्रों, 18 और 7 हो गए 25, इसमें नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर यहाँ देखें 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 9 27, इसमें भी जाता है। फिर इसकी बात करें तो 5 4 9, 4 3 7 और 2 9, इसमें भी जाता है। कहने का मतलब कि 9 से विभाजित होने वाले अपने पास में 3 ऑप्शन हैं। 9 से विभाजित होने वाले अपने पास में कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन कट गया। अब हमें चेक करना है कि 11 से नियम से, 11 के नियम से हमें चेक करना है। तो मित्रों 11 के नियम से चेक करेंगे तो देखो 1 और 4 कितने हो गए 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, और यहां देखा 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 1 कितने हो गए 9। जब 9 में से 9 घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 शेषफल का मतलब कि यह संख्या किससे विभाजित हो रही है, ये 9 से भी विभाजित हो रही है और ये 11 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब यह संख्या 99 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। मित्रों हमें तीनों ऑप्शंस देखने पड़ते, लेकिन हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, सही हो गया। मित्रों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी शानदार क्वेश्चंस के साथ और थ्योरी के साथ आने